हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? खैरियत से शऊद? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, बच्चे कम हैं क्लास में आज? सर आ रहे होंगे अभी, एक एक दो मिनट में आ जाएंगे। चलें, मीनवाइल हम स्टार्ट करते हैं, बच्चे आके ज्वाइन कर लेंगे। बाकी सब लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर। ये बताइए, लास्ट क्लास में जो हमने लेक्चर अटेंड किया था, तो उसमें कोई सवाल, किसी का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताइए। किसी की कोई प्रॉब्लम हो? हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन से स्टार्ट किए थे, ऐसे ही था ना? और दो सॉल्यूशन हमने दिख रहे थे, ब्रुश शिफ्टिंग और कम्यूटेटिंग पोल्स और इंटरपोल्स के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखें, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं मैं, क्योंकि ये तीसरा प्रॉब्लम इससे रिलेट करेगा। हमारे पास कम्यूटेशन के प्रॉब्लम्स क्या आ रहे थे? एक आर्मेचर रिएक्शन था जिसकी वजह से दो मसले आ रहे थे। न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट, जो कि आर्किंग स्पार्किंग पैदा कर रहा था। दूसरा फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट, जिससे फ्लक्स वीकन हो रहा था पूरी मशीन का। और दूसरा इफेक्ट आता था एल डी अपॉन डी टी, वोल्टेजेस, जिसको हम इंडक्टिव किक कहते हैं, उसकी वजह से भी आर्किंग और स्पार्किंग के प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे थे। पहला मसला हमने ये देखा कि यार आर्किंग स्पार्किंग जो हो रही है वो जैसे न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट हो जाता है और वहां पर वोल्टेजेस इंड्यूस हो जाते हैं जहां पर ब्रशेस थे, तो हम क्यों ना ब्रश को भी उसके साथ शिफ्ट करते हैं। तो ये हमने देखी थी टेक्निक, ये कारआमद है मगर उस मशीन के लिए जिसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा एक ही किसी लोड पर, किसी यानी पर्टिकुलर लोड पर गुजरे, तब तो हम ये काम कर सकते हैं, चले ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और अगर वेरिएशंस ऑफ लोड मौजूद है तब भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इट मीन्स ये एक लिमिटेड एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है था मेथड। दूसरा हमने देखा था कम्यूटेशन पोल्स, या हम उनको इंटरपोल्स कहते हैं। ये हमने देखा कि हम क्या करें कि जिन कंडक्टर्स पर हम स्विचिंग चाहते हैं, जैसे कि ये जो प्लेन था, क्या कहते हैं इसको, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन पर हम अगर स्विचिंग चाहते हैं और हम फॉर एग्जांपल अपने ब्रशेस को यहाँ पर फिक्स कर दें वर्टिकल प्लेन पर कि ब्रश को शिफ्ट नहीं करें, और हम ये चाहें कि अब न्यूट्रल प्लेन कहीं पर भी जाए, हम और एल डी अपॉन डी टी की वजह से भी वोल्टेज आता है और न्यूट्रल प्लेन शिफ्टिंग की वजह से भी वोल्टेज आता है, तो यहाँ पर करंट आता है शॉर्ट होते वक्त और फिर उसके इंटरप्शन पे आर्किंग होती है। तो हम क्यों ना ऐसा कोई इंतजाम करें कि यहाँ पर जो कंडक्टर्स मौजूद हों उन पर हर सूरत वोल्टेज जीरो ही रहे, चाहे न्यूट्रल प्लेन यहाँ पर हो या यहाँ से कहीं पर भी मूव कर जाए। उसके लिए हमने इंटरपोल्स इस्तेमाल किए थे, और इंटरपोल को हमने सेम वाइंडिंग दी जो कि रोटर की वाइंडिंग है। तो अब जैसे जैसे लोड वेरी करेगा वैसे वैसे करंट वेरी करेगा, तो वो ना सिर्फ रोटर में वेरी करेगा बल्कि इंटरपोल्स में भी वेरी करेगा। तो इंटरपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी वेरी करेगी, तो वो एग्जैक्टली सेम होगी जो कि लोड पर डिपेंड कर रही होगी, और एग्जैक्टली सेम होगी जैसे कि रोटर में पैदा हो रही थी फील्ड। और ऑपोजिट बनाने के लिए हमने क्या किया था, ये पॉइंट जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये दो पॉइंट्स हमारे हैं कि अगर जनरेटर है तो उसके इंटरपोल उस पोलैरिटी के होने चाहिए जो कि आने वाला मेन पोल होगा, और अगर मोटर है तो उसके पोल्स उस पोलैरिटी के होने चाहिए जो कि पोल गुजर चुका होगा। तो ये हमने देखा था कि अगर ये मूव कर रहा है हमारा, तो अगर फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये जनरेटर है तो इसका जो न्यूट्रल प्लेन है वो भी इसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर पीछे क्या चीज आ गई, क्रॉस, और क्रॉस को खत्म करने के लिए हमें चाहिए डॉट, लाइक दिस। तो डॉट पैदा करता है नॉर्थ, तो यहाँ नॉर्थ पोल आना चाहिए, यहाँ साउथ आना चाहिए। तो चूंकि ये इस तरीके से एंटी क्लॉक मूव कर रही है, तो इट मीन्स इसका अगला पोल जो आने वाला होगा वो नॉर्थ होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ आ गया। और अगर ये मोटर होती तो इसका न्यूट्रल प्लेन, ये मूवमेंट तो ऐसी ही होती मगर न्यूट्रल प्लेन यहाँ शिफ्ट कर जाता। यहाँ शिफ्ट करने से यहाँ पर डॉट आता, उसको खत्म करने के लिए हमें क्रॉस चाहिए होता, क्रॉस होता है साउथ। अगर मूवमेंट एंटी क्लॉक है तो इसका मतलब पिछला जो गुजर चुका है वो पोल है। ये पोलैरिटीज होंगी इंटरपोल्स की। यहाँ तक हमने काम कर लिया था, ठीक है। मगर मैंने ये बताया था कि इसमें इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ्लक्स वीकनिंग यानी आर्किंग का प्रॉब्लम तो रिमूव कर देगा, मगर फ्लक्स वीकनिंग पर ये इतना इफेक्ट नहीं रखता, बल्कि रखता ही नहीं है।
फ्लक्स तो वीकन होगा ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास तीसरा मेथड है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है जी, यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन? नो सर। जी, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, खुद ही पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ओके। कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स, देखिए हम ये कह रहे थे, वापस आइए जरा इस डायग्राम पे, कि हम ये कह रहे थे कि चूंकि इंटरपोल्स सिर्फ इन कंडक्टर्स के ऊपर लगे हुए हैं, इसके अलावा इंटरपोल्स मौजूद नहीं हैं, तो वो इन दो कंडक्टर के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं, मगर सारे इफेक्ट नलिफाई नहीं कर रहे। ठीक है ना, यानी ये पूरे कंडक्टर्स पे, ये पूरे कंडक्टर्स पे जो करंट आ रहा है, और देखिए ये पूरा रोटर है, ये पूरा क्या है, रोटर। इसके जितने भी कंडक्टर्स हैं उन सब पे जब लोड बढ़ेगा या लोड आएगा तो करंट आएगा। इनके करंट आने से इन सबकी फील्ड आएगी और वो फील्ड इनको डिस्टॉर्ट करेगी। ठीक है, तो इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब हमने क्या किया, इन कंडक्टर्स का आर्मेचर रिएक्शन खत्म कर दिया और इन कंडक्टर्स का आर्मेचर रिएक्शन खत्म कर दिया, लेकिन इन सब का आर्मेचर रिएक्शन तो है ना, इनका तो आर्मेचर रिएक्शन आपने खत्म किया ही नहीं। तो इनके आर्मेचर रिएक्शन खत्म करने से हमारे आर्किंग और स्पार्किंग का प्रॉब्लम तो रिमूव हो जाता है कंप्लीटली, मगर फ्लक्स वीकेन इफेक्ट का तो असर नहीं खत्म होगा, क्योंकि फ्लक्स वीकेन तो इन सबसे मिलकर हो रहा था, सिर्फ इन दो की वजह से नहीं हो रहा था। तो फिर अगली सोच ये आई कि अगर फ्लक्स वीकेन इफेक्ट को भी खत्म करना है तो इसका मतलब ये कि मुझे हर कंडक्टर का आर्मेचर रिएक्शन खत्म करना पड़ेगा। तो इंटरपोल ने तो यहाँ का खत्म कर दिया, और बाकी तमाम कंडक्टर्स का आर्मेचर रिएक्शन खत्म करना है तो हमें हर हर जगह पर फील्ड को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ये टेक्निक इस्तेमाल की, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग वाइंडिंग। क्या कह रहा है, फॉर वेरी हैवी एंड सीवियर ड्यूटी साइकिल मोटर्स, यानी काफी जो बड़ी और हैवी ड्यूटी मोटर्स होती हैं उनमें फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम कैन बी वेरी सीरियस। उनमें फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम मैंने बताया था, जनरेटर से ज्यादा मोटर में प्रॉब्लम है। तो बड़ी मोटर्स में, हैवी ड्यूटी मोटर्स में फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। टू कंप्लीटली कैंसिल आर्मेचर रिएक्शन and thus eliminate both neutral plane shift and flux weakening, a different technique was developed. मैंने कहा यार अगर मुकम्मल तौर पर हम आर्मेचर रिएक्शन ही खत्म कर दे तो वो दोनों चीजें प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट और फ्लक्स वीकनिंग। This technique involves placing compensating winding in slots curved in the faces of the poles parallel to the rotor conductor. वो कह रहा है कि इसमें एक काम करो, जो हमारे पोल्स हैं, मेन पोल्स के फेसिस में हम क्यों ना स्लॉट्स को कर्व्ड कर दें, बना दें, नए स्लॉट्स बना दें। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है, ये वाले जो कर्व किए हुए हैं स्लॉट्स, ये तो रोटर के हैं। तो कह रहे हैं ये जो मेन पोल्स हैं, हम इसमें भी कोई ना कोई इस तरह का काम करें कि मेन पोल्स के पास हम क्या करें, कर्व कर दें, जिसके अंदर हम एक ऐसी वाइंडिंग रखें जिसका नाम हमने कंपनसेटिंग रखा है, और उसको रोटर के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक दिस। ये डायग्राम देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, मेन पोल में भी आपने स्लॉट्स को कर्व कर दिया है मेन पोल्स में, यानी ये तो रोटर था हमारा, ये मेन पोल्स हैं जिनमें आपने स्लॉट्स को कर्व किया हुआ है और इसके अंदर भी वाइंडिंग डाल दी। अच्छा, इस वाइंडिंग को हमने रोटर के साथ सीरीज में रखा है। रोटर के साथ सीरीज में रखने का मुझे क्या फायदा होगा, रोटर के साथ सीरीज में रखने का मुझे ये फायदा होगा कि जो करंट रोटर वाइंडिंग में आएगा वही कंपनसेटिंग वाइंडिंग में आएगा। तो लोड वेरी, ये वही चीज है जैसे कि इंटरपोल्स को हमने सीरीज में रखा था। तो जैसे जैसे करंट वेरी करता जाएगा, लोड वेरी करता जाएगा, करंट वेरी करता जाएगा, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, वैसे वैसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग में भी करंट वेरी करेगा, उसकी फील्ड वेरी करेगी। तो हम इसकी सेटिंग इस तरीके से करेंगे कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो फील्ड पैदा हो वो एग्जैक्टली इक्वल और ऑपोजिट हो रोटर फील्ड के, लाइक दिस। जरा इस डायग्राम को दोबारा देखिए, इस डायग्राम में हमने इस तरह से सेटिंग की है कि ये रोटर है, जरा ध्यान से देखें। इस रोटर में आप क्या देख रहे हैं, करंट आएगा, ये डॉट 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 है यानी आउटवर्ड, ये क्रॉस 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 है यानी इनवर्ड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस रोटर की फील्ड का
बनाना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो डॉट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? आप कहेंगे सर मैक्सवेल राइट हैंड रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें तो फिंगर्स जो कर्ल करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो ये डॉट है तो कैसी होनी चाहिए? लाइक दिस, यानी एंटी क्लॉक। इसकी भी एंटी क्लॉक, इसकी एंटी क्लॉक। तो ओवरऑल अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ये ओवरऑल अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इसकी फील्ड ऐसी बन जाएगी, यानी कि ये तो ये कैसी होगी? एंटी क्लॉक। ये एरो देखें आप और ये एरो देखें आप, ये एंटी क्लॉक बन गई। और इसके साथ जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसकी हमने सेटिंग ऐसी की है कि उसमें करंट इनसाइड होगा, क्रॉस। तो क्रॉस का आप राइट हैंड रूल लगाएं तो जाहिर है वो थंब अंदर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज आएगी। तो अगर इस क्लॉकवाइज की मैं बनाना चाहूँ तो ये कैसी बनेगी? आप कहेंगे सर ये ऐसी बनेगी, ये चीज क्लॉकवाइज कैसी होगी? हाँ ऐसी, लाइक। तो ये दोनों वाइंडिंग्स की इस तरह की फील्ड बन रही होगी जो कि यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, ये आपको दिखाई हुई है। इसमें आपको कह रहे हैं जो सॉलिड लाइन है वो रोटर की फील्ड है, ये वाली, ये जो बनी हुई है। और जो डॉटेड लाइन है वो फ्लक्स है फ्रॉम कंपनसेटिंग वाइंडिंग, वो ये वाली। तो ये बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है। और चूंकि हमने इनको सीरीज में बांधा हुआ होगा, सीरीज में बाइंड किया होगा, तो दोनों का करंट भी सेम होगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों की फील्ड एग्जैक्टली इक्वल बट ऑपोजिट है। सिमिलर केस हियर, दोनों केसेस यहाँ पे होंगे, इधर भी होंगे इधर भी होंगे। तो हमारे पास मुकम्मल तौर पर रोटर वाइंडिंग से जो फील्ड निकल रही थी कंपनसेटिंग वाइंडिंग उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगी, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अब अगर गौर करें आप तो यहाँ पर तीन किस्म की फील्ड्स हैं, तीन किस्म की। पहली फील्ड है मेन फील्ड जो नॉर्थ से साउथ जा रही थी, मेन फील्ड। दूसरी फील्ड हो गई रोटर की जो कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आई। और तीसरी फील्ड हो गई कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जो इस तरह से क्लॉकवाइज आई। तो अब तीन किस्म की फील्ड्स हैं जिनमें से एक बिल्कुल डिफरेंट है और दो एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट है। तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, नेट जीरो कर देंगे। तो सिर्फ मेन फील्ड बच जाएगी जो कि हमारी जा रही होगी। तो अगर हमारी एक्सटर्नल फील्ड ही जीरो हो गई तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी? हमने देखी हुई है पिछली क्लासेस में कि आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं कि जो लोड वेरिएशन से जो रोटर में फील्ड डेवलप होगी वो जब डिस्टॉर्ट करेगी मेन फील्ड को, डिस्टॉर्शन को आर्मेचर रिएक्शन कहेंगे। तो चूंकि यहाँ पर फील्ड ही आपने नेट इफेक्ट जीरो कर दिया तो वो मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट ही नहीं करी, इट मींस आर्मेचर रिएक्शन इस केस में मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और नेट रिजल्ट हमारे पास ये बनेगी डायग्राम। जरा इस डायग्राम को देखिए, इसमें उन्होंने क्या दिखाया कि डॉट है, क्रॉस है, और हमारे पास इनके दोनों के इफेक्ट जीरो करके दिखाए ही नहीं, शो ही नहीं किए। और ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगे हुए हैं, ये कार्बन बुशेस लगे हुए हैं, और नॉर्थ से साउथ की तरफ मेन फील्ड हमारी सिंपल जा रही है। और क्या लिखा है? न्यूट्रल प्लेन नॉट शिफ्टेड विद लोड। तो न्यूट्रल प्लेन भी अपनी जगह पर आ जाएगा, बिल्कुल इस जगह पर, और वो शिफ्ट नहीं करेगा। और हमारे पास कार्बन बुशेस यहाँ पर आप इसको अटैच कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास तीसरा सोल्यूशन है जिसके बाद जाके तमाम हमारे मसाइल का हल हो जाता है। इसमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए, जब तक मैं अटेंडेंस कॉल कर लेता हूँ। भाई सवाल मेरा ये है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो हमने देखा कि उसने एग्जैक्टली कैंसिल कर दिया, बैलेंस कर दिया आर्मेचर रिएक्शंस को, वो मुकम्मल तौर पे इक्वल और ऑपोजिट है। तो क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग अगर मैं लगा लूँ तो इंटरपोल की जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी जरूरत? सर शायद रहेगी, क्योंकि ये तो अंडर द पुल फेसेस हो रहा है ना, जहाँ प्रेशर्स लगे हुए हैं वहाँ पे तो हमें कुछ करना है। हाँ आप सही कह रहे हैं। और इसकी दूसरी रीजन ये कि एल डी और डीटी वोल्टेजेस तो फिर भी मौजूद रहेंगे ना, तो इट मींस इंटरपोल की जरूरत रहेगी। शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बात देखें, इंटरपोल जो है वो एज कम्पेयर टू कंपनसेटिंग वाइंडिंग बहुत ज्यादा सस्ता मेथड है। यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो बहुत कॉस्टली है। यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग से मुराद आप समझ लें कि देखो मोटर जब आप बनाते हो तो वाइंडिंग बहुत अहम चीज होती है और बड़ी कॉस्टली चीज होती है। तो आप ये कह रहे हो कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मतलब ये कि मैं एक वाइंडिंग और रख रहा हूँ जिसका कोई पर्पस नहीं है सिवाय ये कि इनके लॉसेस को दूर करने के। तो एक वाइंडिंग में पूरी और रख रहा हूँ, पूरी यानी पोल्स को मैं
उस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो उसका खर्चा अलग, वो उसका एक्सपेंस अलग, और फिर पूरी वाइंडिंग रख रहा हूँ, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका खर्चा, एक्सपेंस सब अलग। तो मैं बहुत महंगा काम करने जा रहा हूँ। जबकि इंटरपोल तो छोटे छोटे 2 पोल्स हैं सिर्फ, जो कि आपने बनाने हैं छोटे छोटे 2 पोल्स, जहां पर आप ब्रुशेस लगा रहे हैं, अगर 2 ब्रुश की मेथड मोटर है, वरना जितने ब्रुश होंगे उतने, तो वो आप इंटरपोल्स आप लगा रहे, तो उस मतलब मीन्स मैं बता रहा हूँ तो छोटे छोटे पोल्स हैं, उसमें थोड़ी सी वाइंडिंग होगी, तो इट मीन्स वो तो बहुत सस्ता है। तो जब आप एक मोटर में इतना महंगा काम करने जा रहे हो तो सस्ता काम तो जाहिर है आप कर ही लोगे उसमें। तो अमूमी तौर पर जो बड़ी और महंगी मोटर्स होती हैं और जहां पर ये काफी मामला क्रूशल होते हैं, वहां पर हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, वरना हर जगह पर हम इंटरपोल से ही काम चलाते हैं। और जहां पर हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे वहां इंटरपोल भी लगाते हैं, ताकि हमारी मशीन जो है वो मुकम्मल तौर पर मैक्सिमम या मैक्सिमाइज कर जाए अपने लॉसेस को एनकाउंटर करने में। तो बिल्कुल ठीक कि हम इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। और मैंने जैसे बताया कि फॉर एग्जांपल आप कहो कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग 100 रुपए की आ रही है और इंटरपोल 1 रुपए का है, तो जब मैं 100 रुपए की कोई चीज़ लगाऊंगा तो फिर मुझे 1 रुपए की मजीद लगाते हुए मेरी ओवरऑल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई अगर मैं सिर्फ 1 रुपए की चीज़ लगा रहा हूँ और कंपनसेटिंग ना लगाऊं तब तो मुझे फायदा मिल रहा है ओवरऑल कॉस्ट पर, मगर अगर 100 रुपए की लगा ही रहा हूँ तो 1 रुपए मजीद लगाने में मेरा क्या जा रहा है? तो अच्छी बड़ी मोटर्स में दोनों चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। बिल्कुल ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो अब हम इसका लास्ट टॉपिक है तकरीबन चैप्टर का, कोशिश करते हैं आज हमारा ये एंड हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दीजिए जरा, इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज। हेडिंग दीजिए इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज। इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, ये अब हम क्या करने जा रहे हैं? पहले तो ये बात समझ लेना हम करने क्या जा रहे हैं। इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज हम करने ये जा रहे हैं कि हमें एक इक्वेशन चाहिए जनरेटर की और जनरेटर की और मोटर की, यानी उनके वोल्टेज और टॉर्क की। जो वोल्टेज और टॉर्क पैदा होता है वही मेन इक्वेशंस है ना। तो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज का मतलब है, वोल्टेज का मतलब है कि आप ईएमएफ की इक्वेशन ले रहे हैं, और टॉर्क का मतलब होगा जाहिर आप टॉर्क की इक्वेशन ले रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये क्वेश्चन तो हम पहले भी ले चुके हैं ना, तो अब दोबारा क्यों ले रहे हैं? इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज की क्वेश्चन आपने वो निकाली थी ना, ई इंड्यूस्ड किसके बराबर था? 2/π ओमेगा। तो मैंने आपको बताया था कि वो एक सिंपल मशीन के लिए है, अब हम एक कॉम्प्लेक्स मशीन के लिए ये काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखने के बाद लिखिए जरा, वोल्टेज आउट ऑफ द आर्मेचर। लिखे? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? सर ठीक है, बताते रहना कि आवाज आ रही है, ऐसा ना हो मैं अकेले ही बोलता रहूं। Voltage out of the armature of a real machine, voltage out of the armature of a real machine is equal to यानी आर्मेचर ऑफ रियल मशीन से जो वोल्टेज बाहर आ रहा है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर करंट पाथ, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर करंट पाथ times the voltage on each conductor, times the voltage on each conductor. और नंबर ऑफ कंडक्टर के बाद क्या बोला? Number of conductors per current path, number of conductors per current path times का मतलब होता है मल्टीप्लाई, times the voltage on each conductor, times the voltage on each conductor. नोट कर लिया? जी सर। देखो, ये वोल्टेज ऑन ईच कंडक्टर होता है, ये ई इंड्यूस वीबीएल। जो ई इंड्यूस वीबीएल की क्वेश्चन थी वो एक कंडक्टर की थी, ठीक है ना? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। और एक लूप के अंदर 4 कंडक्टर्स होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी।
तो आपने देखा था 2 पे तो 0 था और 2 पर आ रहा था, तो 2 VPL हमारा रिजल्ट आया था लास्ट टाइम। यहाँ तक याद है आप लोगों को? यस सर। इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज नॉर्मली हम कहते हैं EA। अच्छा, EA जो मैंने लिखा है ना, ये A सबस्क्रिप्ट में आएगा इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज का, यानी E और A जो है वो सबस्क्रिप्ट में, तो आप सबस्क्रिप्ट में लिखिएगा। तो ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर करंट पाथ। ये क्या चीज होती है बताएं जरा, क्या लिखूं? नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर करंट पाथ। नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या है, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को? किसको कहते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर्स? लिखवाए थे ना फॉर्मूले, भूल गए? इसको नहीं कहते नंबर ऑफ कंडक्टर्स? Z लिखवाए थे ना मैंने आप लोगों को 3-4 लेक्चर पहले। नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर करंट पाथ डिवाइडेड बाय, करंट पाथ किसको कहते हैं? स्मॉल a। फॉलो। हाँ, ये मैंने लिखवाए थे, ये आपको याद करें आप लोग। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर करंट पाथ Z अपॉन A इंटू कंडक्टर, यानी वोल्टेज ऑन ईच कंडक्टर, वही आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? आप आगे चलें, आप कहेंगे सर Z ओवर A इंटू VBL, ये आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर, अच्छा अब मैं इक्वल बस चला रहा हूँ, आपको पता है इधर ये आएगा। आप कहेंगे सर ये आएगा Z इंटू VBL, L इंटू V की जगह पे मैं R ओमेगा लिख लेता हूँ। ये तो जानते हैं ना आप लोग, क्या ख्याल है? V की जगह पे R ओमेगा लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब हम थोड़ा सा ड्राइव करेंगे ना चीज को। हम चाहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स किसके बराबर होता है? फाई। फाई का बताएं फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये होता है? ये भी पहले देखी हुई चीजें, BAP, ये हमने पढ़ा था ना। फाई बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया पर पोल, ठीक है? और एरिया ऑफ अ रोटर, यानी एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर था? लास्ट टाइम बताया था। यानी एक सिलेंडर अगर आप लें तो क्या होगा बताएं भाई? ये देखें ना, अगर एक मैं सिलेंडर लूं, ये सिलेंडर होता है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? आप कहेंगे इसका सरकमफेरेंस का एरिया, सरफेस एरिया यानी कि ये पूरी सरफेस जो है इसका एरिया चाहिए मुझे, ये पूरी सरफेस। तो मैं कहूंगा ये सरकमफेरेंस है जिसका होता है 2πr। और कितने सरकमफेरेंस मिलके सिलेंडर का सरफेस बनाएंगे? तो आप कहेंगे एक सरकमफेरेंस, यानी जैसे एक चूड़ी, फिर उसके साथ ही एक दूसरा सरकमफेरेंस बिल्कुल क्लोजली, फिर तीसरा सरकमफेरेंस, फिर चौथा सरकमफेरेंस। अगर इन सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो सबका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको आप कहते हैं लेंथ ले लें यहाँ पर पूरी। तो 2πrl जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, दैट इज 2πrl। तो एरिया ऑफ सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 इंटू पाई इंटू r इंटू l, 2πrl, ठीक है जी। और एरिया पर पोल कितना होगा ये कौन बताएगा? पायरल, क्यों? क्योंकि आपके पास 2 पोल्स होंगे ना। गलत, ये होगा 2πrl डिवाइड बाय p। हमें क्या पता कितने पोल्स होंगे? 4 पोल मशीन भी हो सकती है, 6 पोल मशीन भी हो सकती है, पोल तो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं ना भाई। लास्ट टाइम का आपने याद कर रहे होंगे, आपने लास्ट टाइम 2 से डिवाइड करके πrl निकाला था। तो लास्ट टाइम सिंपल मशीन पढ़ रहे थे जो जिसमें सिर्फ 2 पोल थे। अब तो हम कॉम्प्लेक्स मशीन की तरफ जा रहे हैं ना, तो इट इज कंपलसरी कि 2 ही पोल होंगे, नहीं ना? क्या कहते हो, बोलो तो। जी सर। तो p से डिवाइड कर देंगे ना। अच्छा, अगर 2 पोल ना हो, 5 पोल मशीन हो तो फिर? तो वो 2.5। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 2/5। 5। अच्छा, बाकी बच्चे सुन रहे हैं या सो गए? सुन रहे हैं ना? सुन रहे सर। तो 5 पोल मशीन हो सकती है क्या? नो सर। बोला कोई नहीं यार। मैंने 2/5, एरआर ने बोला, मैंने कहा हाँ 2/5, सब ने एग्री कर लिया है। बोलो ना फौरन सर, 5 पोल कैसे होगी? पढ़ा तो था हम लोगों ने, पोल तो हमेशा इवन में होंगे ना। तो ऐसे कभी भी सवाल देखो रैंडमली मैं पूछ लूंगा कहीं पर भी, तो वहां पे गलत जवाब दिया फिर बाद में नो नो सर करने का फायदा नहीं होगा। अटेंटिव बैठना है, फिर नंबर कट जाएगा, ठीक है? तो 2πrl अपॉन p, दैट इज द फॉर्मूला फॉर AP। अब देखें, मुझे ये AP जो है वो इस इक्वेशन में चाहिए, तो मैं क्या करूं बताएं? तो मैं अपनी तरफ से लेकर आऊंगा ना, मैं अपनी तरफ से लेकर आऊंगा।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ई ए बराबर है, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ यार जो मुझे चाहिए ही चाहिए तो मैं वो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 पाई आर एल और डिवाइडेड बाय बी, ये तो मैंने लिख ही लिया। अच्छा, इसको हम बड़ी ब्रैकेट में लगा लेते हैं, आप नोट करते रहिए भाई साथ साथ अपने हिसाब से। डॉट। अब देखें हमने इधर से क्या क्या हासिल कर लिया है। हम कहेंगे z हासिल कर लिया, आप कहेंगे नहीं तो z लिखें। b हासिल कर लिया, आप कहेंगे नहीं तो b लिखें। r ओमेगा हासिल कर लिया, r कर लिया। ओमेगा कर लिया, नहीं तो ओमेगा लिखें। डिवाइड बाय a कर लिया, नहीं तो a लिखें। तो ये तो हमने हासिल ही नहीं की चीजें, तो ये सारी आ गई, ठीक। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसमें से कौन जस्टिफाई हुआ, यानी इसमें से कौन ऐसा था जो मौजूद था। आप कहेंगे यार इसमें से तो आर एल थे ना, एल का अच्छा मैं जिक्र करना भूल गया, आर एल मतलब जस्टिफाई हो चुके हैं। 2 पाई अपॉन पी नहीं हुआ, 2 पाई अपॉन पी नहीं हुआ, यानी अपनी तरफ से लगाया है ये। तो इसको कंपनसेट करने के लिए मुझे यहां पर अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ेगा, आप बताएं। ये अपॉन 2 पाई। बिल्कुल ठीक, क्या ख्याल है, ये क्वेश्चन बताएं जस्टिफाई है कि नहीं। यस सर, जस्टिफाई। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या इक्वल है, जी इक्वल है ना दोनों, बिल्कुल ठीक। यस अच्छा, अब सर। अगली दफा मैं क्या लिखूंगा, ये भाई नोट करते रहना साथ साथ, मैं फिर बता रहा हूँ। अगली दफा मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा यार जो चीजें हैं वो जो कांस्टेंट्स हैं उनको मैं इधर ले आता हूँ। बताएं ये कांस्टेंट्स में लिख रहा हूँ, अच्छा ब्रैकेट लगा लेता हूँ, द कांस्टेंट्स लिखने दे पहले मुझे। z p ये कांस्टेंट हुआ ना, z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर फिजिकल कंस्ट्रक्शन, p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स फिजिकल कंस्ट्रक्शन, डिवाइडेड बाय 2 into पाई into a। 2 पाई कांस्टेंट ये है, और a क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ करंट के, इट्स आल्सो अ कांस्टेंट। ये सारी फिजिकल कांस्टेंट्स हो गए। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है पूरी किसके बराबर है, एरिया एपी के बराबर है कि नहीं है। यस सर। तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं ये बी जो बच गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एपी। अब क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा। क्या ख्याल है, इक्वेशन कंप्लीट हो गई। इक्वेशन कंप्लीट हो गई ना। p अपॉन 2 पाई। आप बताओ क्या ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क है, बताइए। सारी चीजें आ गई। नहीं सर। जी सर, आ गई सर। ये पूरी चीज क्या कांस्टेंट नहीं है, ये पूरी चीज क्या कांस्टेंट है। तो मैं Yes, इसको sir, एक नाम देता हूँ constant. के का, इसको एक नाम देता हूँ के का, और ये जो बी ए पी है दैट इज कॉल्ड फाई, और बचा ओमेगा। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन है, E is equals to K phi ओमेगा। वेयर आप लिख सकते हैं कि वेयर जो हमारे पास K है, K क्या होगा, आप कहेंगे सर K है मेरे पास ZP ओवर 2 इंटू पाई इंटू ए। ये आप लिख सकते हैं, ये आपका कांस्टेंट है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो जरा गौर करें, आपकी पिछली टाइम जो इक्वेशन आई थी वो आई थी 2 अपॉन पाई फाई ओमेगा। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था फाई इज द फ्लक्स इन मशीन, ओमेगा इज द रोटेशन, एंड 2 अपॉन पाई इज अ मैकेनिकल कांस्टेंट दैट रिप्रेजेंट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन। तो मैंने कहा था जब कॉम्प्लेक्स मशीन बनेगी तो आप ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास मशीन के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ आएंगे कांस्टेंट्स के अंदर, यानी कि 2 अपॉन पाई की जगह पर कोई और चीज आ जाएगी। लास्ट टाइम जो हमने लिखा था 2 अपॉन पाई फाई ओमेगा, तो मैंने आपको बताया था इसमें से ये दो चीजें तो हमेशा रहेंगी कांस्टेंट। देखें वही चीज आ गई। अब हमारे पास आ गया है